बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 43 के पार्ट नंबर 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इस में ना यार हम लोगों का जो स्टार्ट हो रहा है ना टॉपिक, वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या टॉपिक है जी? वो हमारे पास है हाइपोक्सिया। ठीक है। अब हाइपोक्सिया क्या होता है? हम लोगों ने कहा देखो जी, लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जब भी टिश्यूज़ के अंदर होगी तो उसको हम लोग कह देंगे ये हाइपोक्सिया है। ठीक है, अब हाइपोक्सिया और उसके बाद वो कहते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। तो हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स हैं हाइपोक्सिया की, और इसी तरह ऑक्सीजन थेरेपी डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिफरेंटली इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो अब भाई देखो हाइपोक्सिया की डिफरेंट टाइप्स कैसे हो सकती हैं। अच्छा, ये इसके लिए ना मैंने एक सिंपल से काम किया। जो पास्ट पेपर क्वेश्चन आता है ना, उसमें वो कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप्स भी यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि भाई हाइपोक्सिया क्यों हो सकता है। तो देखो, यहाँ तो यहाँ से ऑक्सीजन नहीं आ रही। ठीक है ना, जब यहाँ से ऑक्सीजन नहीं आ रही तो दो ही कोशिश हो सकते हैं ना। यहाँ तो यहाँ पे आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, यानी कि आप कह रहे हो हाइपोबैरिक है, प्रेशर ही कम है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही कम है, हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया है। ठीक है, एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि भाई ये जो आपकी मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ से डिफ्यूजन नहीं हो रही। अब जब इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन नहीं होगी तो हम उस हाइपोक्सिया कहेंगे ये डिफ्यूजन हाइपोक्सिया है। ठीक हो गया। यहाँ फिर क्या हो सकता है कि भाई डिफ्यूजन तो हो रही है, लेकिन अब आपके पास आगे आरबीसीज ही कम है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो जब ब्लड के अंदर आरबीसीज कम होंगे तो ऐसे को हम कहेंगे एनीमिक हाइपोक्सिया। ठीक है, यहाँ फिर आपके पास क्या हो सकता है कि जो आपका ब्लड फ्लो था ना वो बहुत स्लगिश है। ठीक है, स्लगिश ब्लड फ्लो है, तो उसमें आपके पास जो हाइपोक्सिया होगा उसको हम स्टेगनेंट हाइपोक्सिया कहेंगे, और इसका मेजर कॉज होता है हमारा हार्ट फेलियर। हार्ट का फेलियर हुआ हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्ट पंप ही नहीं कर रहा पा रहा ब्लड को, उसकी स्पीड बहुत स्लो है। तो क्या हो जाएगा? स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हो जाएगा। यहाँ फिर क्या हो सकता है कि सारा कुछ ठीक है, अब टिश्यूज़ हैं। ठीक है, टिश्यूज़ जो होते हैं वो उनमें वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे जो ऑक्सीजन उनके पास जा रही है, तो उससे भी तो हाइपोक्सिया ही होगा ना। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स देखी। अगर पास आपको मतलब क्वेश्चन आएगा डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, बुक्स में डिफरेंट टाइप्स ऐसे नहीं मेंशन की, तो उसमें हम लोगों ने इस तरीके से मेंशन करना है कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिए। अब सेम यही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे कहता है कि एक्सचेंजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। वही, यहाँ तो आपके पास कोई ऑक्सीजन कम है, यहाँ फिर आपके पास वेंटिलेशन नहीं हो पा रही। पल्मोनरी डिजीज़ हो सकते हैं, यहाँ तो आपके पास रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कम हो गई है। ठीक है ना, यहाँ तो उसमें से डिफ्यूजन जो है वो इफेक्ट हो रही है, यहाँ तो आपके पास वही डेड स्पेस इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? यहाँ तो वो कहता है आपके पास जो है ना वो क्या होना शुरू हो गए हैं, राइट टू लेफ्ट शंट्स। ठीक है, कि लंग्स के अंदर ब्लड नहीं जाता और राइट साइड से डायरेक्ट वो लेफ्ट साइड के अंदर आ जाता है, राइट टू लेफ्ट शंट्स हो रहे हैं। यहाँ फिर हाइपोक्सिया क्यों हो सकता है कि जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड से इतना ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा, वही एनीमिया हुआ हुआ है, या सर्कुलेटरी डेफिशिएंसीज वगैरह हुई हुई हैं, या टिश्यू एडीमा वगैरह हुआ हुआ है। यहाँ फिर क्या है कि सारा कुछ ठीक है, लेकिन टिश्यूज़ जो हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकें। तो इस हाइपोक्सिया को हम कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया जो है ना, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ उन्होंने जो 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं वो बिल्कुल यहाँ डिटेल से डिस्कस किए हैं, तो हम इनको ही देखते हैं। अब वो कहता है भाई हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया क्यों हो सकता है? तो 2 बेसिक इसके कॉजेस उसने डिस्कस किए हैं। एक तो कहता है साइनाइड पॉइजनिंग है, और दूसरा है बेरी-बेरी। देखो, अब साइनाइड पॉइजनिंग है या बेरी-बेरी है, दोनों में क्या होगा? बेरी-बेरी बेसिकली क्या है? ये हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होता है जिसको हम कहते हैं बेरी-बेरी। तो दोनों के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, और इसी तरह जो हमारे पास टिश्यू के डिफरेंट सेलुलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं ना, वो काम नहीं करेंगे। अब जब ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो है वो टिश्यू ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो हम कहेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ विच इज़ नोन एज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। टाइप इज नोन हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो गया, सिंपल सा। अब आगे हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया ऑन दी बॉडी। तो अब बॉडी पे हाइपोक्सिया का इफेक्ट होना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा? जब ब्रेन के पास ऑक्सीजन कम होगी तो ब्रेन की जो मेंटल कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब मसल्स के पास कम होगी तो मसल्स की जो वर्क कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। आगे आती है ऑक्सीजन थेरेपी। अब ऑक्सीजन थेरेपी डिपेंड करती है हाइपोक्सिया की वजह क्या है। अब ये देखो, दोबारा उसी पेज पे आते हैं। अब देखो, अगर तो यहाँ से ऑक्सीजन नहीं थी आ रही, यानी कि हाइपोवेंटिलेशन हाइपोक्सिया था, या आपके पास जो है वो कौन सा हाइपोक्सिया था? हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? ऑक्सीजन दी। जब जितनी ज़्यादा हम ऑक्सीजन देंगे, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा आएगी, तो क्या हो जाएगा कि जो हाइपोक्सिया था हम उसको रिकवर कर लेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के जरिए। ठीक है, अब एक तो ये कोज हो सकता है। दूसरी क्या कोज हो सकती है कि यहाँ जो हमारे आरबीसीज थे, अब वो आरबीसीज जो है वो कम है, एनीमिया हुआ हुआ है, तो फिर भी अगर हम लोग देंगे तो
मतलब ऐसा इंक्रीज तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इंक्रीज क्यों आ जाता है कि ऑक्सीजन यहाँ से डिजोल्व ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी, फिर भी हाइपोक्सिया का जो हमारे पास सिम्टम्स है ना वो रिलीव होना शुरू हो जाएंगे। अब फिर आपके पास है कि यार अगर आपका टिश्यू ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उधर पॉइजनिंग हुई हुई है, तो अब आप यहाँ से जितनी मर्जी ऑक्सीजन फेंकते जाओ, आपका टिश्यू ही नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, तो फ़ायदा क्या होगा? इसका मतलब है कि हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर हम लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा ऑक्सीजन थेरेपी का। ठीक है, तो यही उसने यहाँ पे बात डिस्कस की है कि जो डिफरेंट हाइपोक्सिया है ना, उनके डिफरेंट जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, मतलब उनमें ऑक्सीजन थेरेपी डिफरेंटली इफेक्टिव है। ठीक है, जिस तरह वो कहता है जी एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर आप 100% इफेक्टिव रिजल्ट ले सकते हैं। हाइपोवेंटिलेशन हाइपोक्सिया है, उसके अंदर भी हम लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है एल्वियोलर में ब्रेन की डिफ्यूजन डिक्रीज हुई थी, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, इसके अंदर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि जो है ना वो आपकी डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी। एनीमिया के अंदर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मतलब ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन जो आपके पास टिश्यू हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया है, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे आता है जी साइनोसिस। व्हाट इज साइनोसिस? तो बेसिकली जो है ना, साइनोसिस क्या है जी? ब्लूनेस ऑफ द स्किन। अब ये जो ब्लूनेस ऑफ द स्किन होती है ना, हमें लग रहा है कि भाई हीमोग्लोबिन कम है तो साइनोसिस हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब ये हमारे पास जो ब्लड यहाँ से आ रहा है ना, ठीक है, ये देखो, अब इस ब्लड के अंदर अगर 100 ml के अंदर 5 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन वो हो जो ऑक्सीजनेट ना हुई हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं साइनोसिस। उसमें हमारी स्किन ब्लू होना शुरू होती है। ठीक है, तो अब खुद बताओ, एनीमिया हो किसी को, तो एनीमिया के अंदर बेचारे के अंदर पहले हीमोग्लोबिन नहीं है, अब तुम लोग कह रहे हो जो उसकी हीमोग्लोबिन है हम लोग उसको भी ऑक्सीजनेट ना करवाएं, तो ये तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब एनीमिया से कभी साइनोसिस नहीं होता, क्योंकि वो 5 मिलीग्राम जो उसकी हीमोग्लोबिन है उसको वो डीऑक्सीजनेटेड छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पॉलीसाइथीमिया होता है ना, पॉलीसाइथीमिया के अंदर साइनोसिस विजिबल होगा, क्योंकि इतनी आपके पास हीमोग्लोबिन है कि आप इतनी वेस्ट कर सको। ठीक है, तो यही उसने यहाँ पे डिस्कस किया साइनोसिस। अब आगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी? हाइपर कैपनिया। अब हाइपर कैपनिया क्या मतलब है? हाइपर कैपनिया एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी इज नोन एज हाइपर कैपनिया। अब हाइपर कैपनिया जी देखो अब हाइपर कैपनिया और हाइपोक्सिया इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन फिर वही डिपेंड करेगा कि हाइपोक्सिया की टाइप कौन सी है। अब अगर आपके पास कोई ऐसी टाइप है हाइपोक्सिया की कि जिसके अंदर आपके पास वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो जाहिर सी बात है जब वेंटिलेशन नहीं हो पा रही तो वो दोनों के लिए ही है, ऑक्सीजन की भी वेंटिलेशन नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड की भी वेंटिलेशन नहीं हो रही। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका ऐसा हाइपोक्सिया होगा ना, हाइपोवेंटिलेशन हाइपोक्सिया, उसमें हाइपर कैपनिया भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डिफ्यूजन हाइपोक्सिया है, डिफ्यूजन, तो उसमें होना तो दोनों का चाहिए, लेकिन हम लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हाइपर कैपनिया के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर हमारे पास आती है जी हाइपोवेंटिलेशन। वो हम लोगों ने डिस्कस किया, हाइपोवेंटिलेशन में जो हाइपर कैपनिया यूजली डेवलप हो जाएगा। अब वो हाइपर कैपनिया के इफेक्ट क्या होंगे कि वही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी रेस्पिरेटरी एफर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रेस्पिरेशन हम बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे फास्टली, जिसकी वजह से हम लोगों को डिस्निया की फीलिंग आ रही है, हम लोगों को लग रहा है हम लोग को एयर हंगर है। डिस्निया क्या है वो हम लोग अगले सेक्शन में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या होगा कि भाई बॉडी की एक लिमिट है ना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बॉडी डिप्रेस होना शुरू हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगा मेंटल, जो आपकी वो ब्रेन था वो एक्टिवेट होने की बजाय डिप्रेस होगा, तो ये एक पॉजिटिव विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मोर कार्बन डाइऑक्साइड, मोर डिक्रीज इन द रेस्पिरेशन, which will lead to further more decrease in the carbon dioxide, and which will further decrease in the respiration, and it will eventually result in the death of the patient. अब आ गया था डिस्निया। अब डिस्निया जो है ना, बेसिकली देखो, ये आपकी ना आपकी मेंटल एंग्विश है, आपको पेन है, आपको जो है इनएबिलिटी है आपको अपनी बॉडी की नीड के मुताबिक ऑक्सीजन देने की या एयर को वेंटिलेट करने की। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम एयर हंगर भी कहते हैं, क्योंकि आपकी इनएबिलिटी है, आप प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ। ठीक है, अब हाँ, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास। या तो आपके पास रेस्पिरेटरी गैसेस में एबनॉर्मेलिटीज है, जैसे कि हाइपर कैपनिया है। अब हाइपर कैपनिया जो होती है, इससे हम लोगों को जो है ना वो डिस्निया की फीलिंग आ सकती है। या फिर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है रेस्पिरेटरी मसल्स पे, अब वो वर्क डन जो हम करेंगे उससे भी डिस्निया की फीलिंग आ सकती है। या हमारे पास है स्टेट ऑफ माइंड। तो ये हमारे पास थे 3 फैक्टर्स। अब क्या है जी? वो कहता है जी अब वही के यहाँ तो आपके पास जो है ना
जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई या फिर आपने जो फोर्स लगाई उससे आपको डिस्निया आ गया। अब वो कहता है कि अगर आप स्वेट होल्ड अपनी ब्रेथ होल्डिंग करते हैं जिसे हम एपनिया कहते हैं, तो 1 से 2 मिनट की होल्डिंग के बाद भी जो है हम लोगों को डिस्निया की फीलिंग आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है बॉडी के अंदर। अब जो वो लास्ट जो मैं बताया था उसने कि स्टेट ऑफ माइंड, अब वो स्टेट ऑफ माइंड क्या चीज़ है यार देख। जब भी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, हम लोग किसी चीज़ से डर लगता है, तो क्या होता है अचानक हम लोग की रेस्पिरेशन खुद ब खुद ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हम अचानक जब ये सोचते हैं कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रेस्पिरेशन करना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक हमारी एक मेंटल स्टेज है, हमारी एक मेंटल स्टेट होती है जिसकी वजह से हमें डिस्निया डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक डिस्निया और द इमोशनल डिस्निया। अब लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस करने हैं जी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो बेसिकली आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम लोगों ने करनी है रिससिटेटर के ज़रिए से। तो दो तरह का रिससिटेटर है, एक हमारे पास आर्टिफिशियल ये रिससिटेटर और एक टैंक रिससिटेटर है। तो दोनों को हम लोग जो है ना वो यहाँ से डिस्कस करते हैं। अब रिससिटेटर क्या चीज़ है जी, ये देखो ये आपके पास माउथ पीस है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रेशर गैसेस वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ से आपने प्रेशर एक अपना फिक्स कर दिया और वो गैसेस आप बंदे को इनहेल करवा रहे हो। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे आप पॉजिटिव प्रेशर दोगे तो क्या होगा कि वो एयर को इनहेल कर लेगा। जब नेगेटिव प्रेशर दोगे वो सक इन प्रेशर होगा और वो क्या करेगा, जो थी एक्सपायरेशन करवा देगा। ये सिंपल हमारे पास आ गया रिससिटेटर का मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैंक रिससिटेटर। अब टैंक रिससिटेटर क्या चीज़ है, टैंक रिससिटेटर में ये देखो ये लेदर डायफ्राम है। अब ये लेदर डायफ्राम क्या करेगा कि जब ये लेदर डायफ्राम बाहर की तरफ मूव करेगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, सक्शन प्रेशर। अब वो क्या करेगा, ये जो बंदे की चेस्ट है इसको अपवर्ड को खींचेगा। जब ये चेस्ट को अपवर्ड खींचेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगी और वो एयर को ब्रीथ कर लेगा, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जब ये अंदर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा, वो चेस्ट को प्रेशर पुश करेगा। और जब चेस्ट के ऊपर प्रेशर लगेगा तो क्या करेगी, चेस्ट यहाँ से सारी एयर को बाहर निकाल देगी। तो ये सिंपल सा हमारे पास प्रिंसिपल था रिससिटेटर का और टैंक रेस्पिरेटर का। ठीक है। अब यही दोनों चीज़ें जो है ना इसने इन पैराग्राफ्स के अंदर डिस्कस की हैं, रिससिटेटर के अंदर और ये जो हमारे पास टैंक रेस्पिरेटर होता है। अब लास्ट में हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। वीनस रिटर्न पे क्या करती है ये इफेक्ट, ठीक है। तो देखो बेसिकली जब हम लोगों ने ये रिससिटेटर वगैरह इस्तेमाल करने हैं ना तो क्या होगा कि जो हमारी चेस्ट है ना उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर लगाएंगे। मतलब जब हम लोग यहाँ से पॉजिटिव प्रेशर लगाएंगे, यहाँ नेगेटिव प्रेशर लगाएंगे, मतलब जब एयर अंदर जाएगी तो उससे क्या होगा कि लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा। अब इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो वीनस रिटर्न है ना वो इम्पीड हो जाएगा। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर कर दें या बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर कर दें, हमारे लंग्स इतने ज़्यादा फिलअप हो जाएँ कि इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो कि हमारा वीनस रिटर्न ही बंद हो जाए। तो उससे क्या हो सकता है कि हमारे कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को रेस्पिरेटर या टैंक रिससिटेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए।